हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंस या रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने लास्ट वीडियोस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसे कहते हैं, बिजनेस फाइनेंस किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ये सब डिस्कस कर लिया है। और उन सब चीज़ों से एक चीज़ जो क्लियर हुई है वो क्या है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो मेन फोकस किया जाता है वो इस बात पे किया जाता है कि हम कहाँ से फंड को एक्वायर करें, मतलब एक्विजिशन या प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड हमारा कैसा हो। वो कैसा होना चाहिए, वो लो कॉस्ट का होना चाहिए, रिस्क उसमें कम होनी चाहिए। और जो प्रोक्योर किया, जो एक्वायर हमने फंड किया विभिन्न मतलब अलग-अलग तरीके के फाइनेंशियल रिसोर्सेज से, उसे हम यूज़ किस तरह करें। तो हमें यूज़ इस तरह करना है, यूटिलाइज़ेशन ऑफ फंड जिसे कहते हैं, कि इस तरह से करना है कि जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे। मतलब उन एक्टिविटीज़ में यूज़ करना है जो एक्टिविटीज़ प्रॉफिटेबल हों हमारे लिए। तो ये मेन फोकस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यही होता है। तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या ऑब्जेक्टिव नहीं, जो इनके रोल है ना, उनको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है पूरे बिजनेस एंटरप्राइजेज में, है ना। वो जो डिसीजंस लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, क्योंकि उनका जो है सीधा सीधा इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे दिखता है, बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ पे दिखता है। तो हम उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि नहीं बस पैसे को कहाँ से लाना है, कहाँ भेजना है, कहाँ यूटिलाइज करना, बस यही बात है। नहीं, एक्विजिशन किस तरह करना चाहिए, कौन सा बेस्ट पॉसिबल वे है एक्वायर करने का, यूटिलाइजेशन कहाँ करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेरा कौन सा हो सकता है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो बहुत इम्पैक्टफुल होती हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो आप डिसीजन लेते हो वो बहुत इम्पैक्टफुल है। किसके लिए? आपके बिजनेस के लिए, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए। ठीक है। तो जब हम बात फाइनेंशियल हेल्थ की करते हैं तो वो डिटरमाइन कैसे होती है? वो डिटरमाइन होती है आपकी क्वालिटी पे, मतलब फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा लिए गए डिसीजन की क्वालिटी पे किसी भी बिजनेस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ डिटरमाइन करती है, डिपेंड करती है। इज इट क्लियर? अब फाइनेंशियल हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ हमें पता कैसे चलती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन भी, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ हमें कैसे पता चलती है? तो वो पता चलती है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया? उनके बैलेंस शीट, उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, कैश फ्लोज जो है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है, ये सारे, या नोट्स टू अकाउंट, ये सब जो चीज़ें हम तैयार करते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो सब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताते हैं कि कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज कहाँ स्टैंड करता है, आज उसकी पोजीशन क्या है और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। मतलब अगर पोजीशन अच्छी है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो हेल्थ अच्छी है। अगर वो नहीं है, अच्छा कमा रही है ना, वो रिटर्न अच्छा नहीं दे रही है या लॉस में जा रही है, तो हेल्थ खराब है उसकी। तो ये जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो किससे पता चला? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको ये बता देगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ है कैसी। ठीक। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये जो बैलेंस शीट, ये जो P&L है, इसके जो डेटा है ना कि प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी हैं, ये जो पूरी डेटा है ना, वो किस चीज़ पर डिटरमाइन करती है? वो डिटरमाइन करती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन पे। सो अल्टीमेटली हमें क्या समझ में आया? अल्टीमेटली हम एक चीज़ समझें कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि भाई एक्विजिशन या प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इन अ प्रॉपर, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे। दैट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यही काम है तो उसका रोल भी तो यही होगा। तो रोल इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा उसको ऐसे डिसीजंस लेने हैं या एक्विजिशन और यूटिलाइजेशन के रिगार्डिंग जो काम करना है, वो ऐसा काम करना है जिससे कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी हो, है ना। और फाइनेंशियल हेल्थ हमें कौन बताएगा? वहाँ की फाइनेंशियल, उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जितने भी डिसीजंस कंपनी लेती है, मतलब फाइनेंशियल मैनेजर्स लेते हैं कंपनी के रिगार्डिंग, उन सब का डायरेक्ट इम्पैक्ट, सीधा सीधा इम्पैक्ट किस पे जाता है? कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, जो कि उसकी हेल्थ को डिपेक्ट करती है। राइट। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इनकी जो डिसीजन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वही सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि आपकी कंपनी आगे कहाँ जाएगी, है ना। उसका फ्यूचर कैसा है। अगर डिसीजंस बहुत अच्छे रहे हैं तो कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, पर अगर डिसीजन गलत लिए गए हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है, कंपनी सफ़र करेगी। ठीक है। तो जब हम इनके रोल की बात करते हैं ना, तो इनके इसी काम को समझने के लिए 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं या एरिया बताई गई है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से इनका काम इम्पॉर्टेंट है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कौन सा रोल प्ले करता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। अब ये कुछ जो 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो फर्स्ट है
द साइज एंड द कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। सो बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे फाइनेंशियल मैनेजर, ये देखता है कि आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी कंपनी को एक्चुअली कितने फिक्स्ड एसेट्स की ज़रूरत है। तो साइज मतलब कितना अमाउंट चाहिए, कंपोजिशन मतलब कौन कौन सी चाहिए, ठीक है, ये दोनों चीज़ें वो डिसाइड करता है। अब जैसे आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, ठीक है, अब एक्सपैंड करना है तो आपने देखा कि मुझे अगर बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो मुझे नई टेक्नोलॉजी चाहिए, नए मशीनरी चाहिए, नई बिल्डिंग चाहिए, है ना, उसमें नया प्लांट लगाना सेटअप करना पड़ेगा, फर्नीचर्स चाहिए होंगे। तो आपने क्या किया कि आपने ये सब एस्टिमेट किया। तो आपने एस्टिमेट किया और आपको पता चला कि मुझे 100 करोड़ चाहिए इसके लिए। तो ये क्या हुआ, ये हमारा साइज डिसाइड हो गया कि 100 करोड़ चाहिए, ठीक है, एक्सपेंड करना है 100 करोड़ चाहिए, दैट इज साइज, ठीक है, फिक्स एसेट्स के लिए हमें 100 करोड़ चाहिए। देन अब इस 100 करोड़ में क्या क्या चाहिए, तो हमने देखा मुझे बिल्डिंग चाहिए, मुझे प्लांट एंड मशीनरी चाहिए होगी, नई टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस मशीनरी हमें चाहिए है ना, तो ये फर्नीचर्स चाहिए हैं। तो ये सब हमने क्या किया, ये सब हमने कंपोजिशन फिक्स किया कि हमें क्या क्या चाहिए है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल मैनेजर ये डिसाइड करता है कि उसे फिक्स एसेट्स चाहिए तो कितने चाहिए और कौन कौन से चाहिए। तो बट ऑब्वियस सी बात है, इसका रिजल्ट तो आपकी कम बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा डिसाइड किया, अच्छे तरीके से किया तो एक्सपेंशन अच्छे से हो पाएगा। और अगर गलत एस्टिमेशन कर लिया, गलत फिक्स एसेट्स के कंपोजिशंस को रख लिए, या अमाउंट गलत, मतलब जो साइज है, जो अमाउंट है वो गलत कैलकुलेट कर ली, तो बट ऑब्वियस सी बात है एक्सपैंड आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका फाइनेंशियल मैनेजर, है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स। तो यहाँ पे ये भी डिसाइड किया जाता है कि करंट एसेट्स की कितनी क्वांटिटी चाहिए आपको, मतलब करंट एसेट्स के फॉर्म में कितना आपको चाहिए है, ठीक है। कैश, जैसे करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, करंट एसेट्स में कैश आ गया, इन्वेंट्री आ गया, रिसीवेबल्स आ गए, डेटर्स आ गए, ये सब करंट एसेट्स के पार्ट हैं। तो करंट एसेट्स के फॉर्म में कितना आपका होना चाहिए, करंट एसेट्स टोटल कितनी वैल्यू के होने चाहिए, कितनी क्वांटिटी के होने चाहिए, ये भी कौन डिसाइड करता है, फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करता है। अब देखिए यहाँ पे भी कैसे होता है, यहाँ पे भी ये होता है, करंट एसेट्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं करंट एसेट्स, मतलब क्या हो गया, तो करंट एसेट्स वो होते हैं जो लिक्विड होते हैं, है ना। फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है, करंट एसेट्स कैसा होता है, शॉर्ट टर्म होता है। तो ये शॉर्ट टर्म होने का क्या मतलब हो गया कि ये बहुत जल्दी कैश में कन्वर्टेबल होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, है ना, तो उनको हम क्या कहते हैं, करंट एसेट्स कहते हैं। अब डेटर से आप कैश निकलवा लोगे, है ना, इन्वेंट्री आपके पास स्टॉक है, उसको सेल करके आप कैश कन्वर्ट कर सकते हो, कैश तो आपका कैश है ही है, लिक्विड। सो बेसिकली ये वो हैं जो नियर टू कैश होते हैं, ये 12 महीने से ज़्यादा इनका टाइम पीरियड नहीं होता, मतलब 1 साल के अंदर ये सब कैश में रियलाइज्ड होने वाली चीज़ें होती हैं, तो उनको हम करंट एसेट्स कहते हैं, ठीक है। तो कितना हमें चाहिए इस करंट एसेट्स के लिए, हमें कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, और कितनी होनी चाहिए वो एक साइड, कितना कैश के फॉर्म में रखना है, कितना स्टॉक के फॉर्म में रखना है, कितना रिसीवेबल के फॉर्म में रखना है, कितना डेटर के फॉर्म में रखना है, कितना वर्क इन प्रोग्रेस में रखना है, ये सब भी डिसाइड करना फाइनेंशियल मैनेजर का वर्क होता है, और वो इम्पॉर्टेंट होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके अलावा वो ये डिसाइड करती है कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स को कैसे यूज़ करना है। देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे 2 टर्म हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, है ना। लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि आप कितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, दूसरा आप कितना लिक्विड रखना चाहते हैं, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में लिक्विडिटी कितना मेंटेन रखना चाहते हैं, ठीक है, लिक्विड एसेट्स कितना आप मेंटेन करना चाहते हैं। अब देखिए, अगर आप लिक्विड एसेट्स ज़्यादा रखना चाहते हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है, आप लॉन्ग टर्म साइड में कम जाएंगे, है ना। लॉन्ग टर्म साइड में कम जाएंगे क्यों, मतलब देखिए, अब ऐसे समझिएगा इसमें कि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अगर आप लिक्विडिटी ज़्यादा चाह रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दें तो पैसे फँस गए लंबे समय के लिए, है ना? पर अगर आप उसे करंट एसेट्स में करेंगे, शॉर्ट टर्म चीज़ों में डालेंगे, शॉर्ट टर्म करेंगे, तो फिर वो जल्दी से आपका कैश में कन्वर्ट होके आ जाएगा। शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए लिया तो कुछ ही दिन में आपका रिकवर हो जाएगा। तो आप लिक्विडिटी का क्या सिनेरियो रख रहे हैं, ठीक है? इसी तरह प्रॉफिटेबिलिटी की बात है कि आप प्रॉफिट का क्या सिनेरियो रख रहे हैं, किस तरह से आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं लिक्विड एंड प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में आपको चूज़ करना पड़ता है कि लिक्विडिटी पे ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं आप, या आप प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक अज़म्पशन वर्क करता है। अज़म्पशन कौन-सा होता है कि जो करंट लायबिलिटीज़ है ना, वो ज़्यादा वो आपकी लेस कॉस्ट वाली होती है कंपेयर टू आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ ज़्यादा कॉस्टलियर होती है। कैसे होती है?
अब आप सोचिए कि आपने लोन लिया, है ना? आपके पास लायबिलिटी है, आपने लोन ले रखा है, वो भी 15 साल, 20 साल के लिए। तो अगर आपको 1-1 लाख रुपए का साल भर का इंटरेस्ट है, तो आपको 15 लाख का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वहीं आपने लोन लिया है, ठीक है? वो भी लोन आपने 1 साल के लिए लिया है या 2 साल के लिए लिया है। अगेन आपका वही इंटरेस्ट 1 लाख है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको सिर्फ़ 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। बात समझिएगा कि अगर लायबिलिटीज़ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, तो उसकी कॉस्ट कम लगती है। कॉस्ट क्या है? जो इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ रहा है, उस पैसे को पाने के लिए जो देना पड़ा खर्चा, कॉस्ट, है ना? तो वो इंटरेस्ट है। तो अगर वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हमने ली, शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया, तो हमें पे भी कम करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए पे किया, साल 2 साल के लिए पे किया, काम खत्म, तो लायबिलिटी हमारे पास कम आई। लेकिन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ली, तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे एक असम्पशन है कि भई लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ अगर आप लगा लेते हो, तो समझिएगा कि आप कॉस्टली ज़्यादा हो, है ना? आपके पास कॉस्ट का अमाउंट ज़्यादा आएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं। इसके अलावा क्या हो गया, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट एंड इक्विटी एटसेट्रा। अब जैसे हमको पता है कि फाइनेंशियल मैनेजर का काम है एक्विजिशन ऑफ फंड, ठीक है? अब एक्विजिशन ऑफ फंड करना है, मतलब फंड को रेज़ करना है, तो फंड को कहाँ से रेज़ करना है? लॉन्ग टर्म सोर्सेज़ में करना है, तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज़ में भी डेब्ट से कितना करना है, इक्विटी से कितना करना है, मतलब बोरोड करना है, ओन्ड करना है, किस प्रोपोर्शन में करना है ना? इक्विटी का कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए, डेब्ट का कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए। मतलब अगर मुझे 100 करोड़ की कैपिटल चाहिए, तो 100 करोड़ की कैपिटल हम डिवेंचर से कितना इश्यू करके इकट्ठा कर लें, कितना इक्विटी इश्यू करके इकट्ठा कर लें। तो अब ये कौन डिसाइड करेगा? आपका फाइनेंशियल मैनेजर। तो ये जो मिक्स है, ये प्रोपोर्शन जो डिसाइड होने वाला है कि डिवेंचर इतना इश्यू कर देते हैं, इक्विटी इतना इश्यू कर देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों? क्यों इंपॉर्टेंट होता? क्योंकि अगर आपने ये प्रोपोर्शन सही फिट नहीं किया, तो कहीं न कहीं आप पे बर्डन ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपने डिवेंचर का प्रोपोर्शन ज़्यादा कर दिया, तो आपको इंटरेस्ट बहुत पे करना पड़ेगा। अगर आपने इक्विटी का प्रोपोर्शन ज़्यादा कर दिया, तो आपको डिविडेंड ज़्यादा पे करना पड़ेगा, जो कि आपके ऊपर एक अच्छी खासी लायबिलिटी मेंटेन हो जाती है कि भाई डिविडेंड देना ही देना, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, है ना? प्रेफ़रेंस से किया है तो वो फिक्स्ड है एकदम कि वो देना ही देना है आपका। तो कहीं न कहीं ये बहुत मैटर करता है कि कितना रखेंगे प्रोपोर्शन को। तो इंटरेस्ट कहीं न कहीं टैक्स का एडवांटेज दे देता है, क्योंकि इंटरेस्ट खर्चा हो जाता है, हम उसको पीएल में डेबिट साइड में दिखाते हैं, तो खर्चा हो गया, खर्चे की वजह से क्या हो जाता है, प्रॉफ़िट कम हो जाता है, प्रॉफ़िट कम हो जाता है तो टैक्स कम पड़ता है ना? तो कहीं न कहीं वो इंटरेस्ट आपका बेनिफिट कर देता है, टैक्स एडवांटेज दे देता है। तो इसीलिए ये ध्यान देना पड़ता है कि इसका प्रोपोर्शन कैसे फिक्स करना है। एक अच्छा, एक आइडियल प्रोपोर्शन फिक्स होना चाहिए कि डेब्ट से कितना रेज़ करें और इक्विटी से कितना रेज़ करें, दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये सब भी फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करेगा, और अगर ये कॉम्बिनेशन बेस्ट वे में किया गया है, फाइनेंशियल मैनेजर ने अपना काम सही तरीके से किया है, सो येस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, ठीक? इसके अलावा इन सब के बेसिस पे जो पी&एल के सारे आइटम्स आते हैं ना, वो भी कहीं न कहीं इम्पैक्टफुल होते हैं, किसके डिसीज़न से? फाइनेंशियल मैनेजर के डिसीज़न से। जैसे अगर हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो अगर फाइनेंशियल मैनेजर ने प्रोपोर्शन जो कैपिटल का फिक्स किया, उसमें डिवेंचर का प्रोपोर्शन ज़्यादा कर दिया, तो इंटरेस्ट ज़्यादा आने लगेगा, ठीक? क अगर वही डिवेंचर का प्रोपोर्शन या डेब्ट का प्रोपोर्शन, लोन वगैरह कम लिया, तो इंटरेस्ट कम आने लगेगा, ठीक है? एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, मशीनरी, अगर फिक्स्ड एसेट्स ज़्यादा लिए हैं, तो उसपे डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना पड़ता है। तो ये सारे वो आइटम हैं जो आपके पी&एल में रिप्रेज़ेंट होते हैं, और ये डिपेंड करते हैं कि आपने इसके पहले के डिसीज़न कैसे लिए हैं, वही आपके पीएल में आएगा। और पीएल में ये जो आइटम्स आएँगे, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि प्रॉफ़िट है या लॉस है, और प्रॉफ़िट है तो कितना परसेंट का है ना? तो कहीं न कहीं ये सारे वो एरिया हैं जहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजर काम करता है, और यही वो एरिया हैं जो क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंपनी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छा रखने में। सो ये 5 चीज़ें हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।